दर्शकों नमस्कार, स्वागत है आपका कार्यक्रम घर संसार में। आज जिस विषय पर हम चर्चा करने जा रहे हैं उससे शायद हम में से कई लोग शायद शिकार भी हो चुके होंगे, ऑनलाइन ठगी। क्योंकि आज देख रहे हैं कि ज़िंदगी ज़्यादातर जो है ऑनलाइन हो चुकी है। शिक्षा, शॉपिंग, बैंकिंग, हर चीज़ आज ऑनलाइन है। ऐसे में साइबर सिक्योरिटी को लेकर हमारी सजगता बढ़ जानी चाहिए। आज इसी विषय पर हम चर्चा करने जा रहे हैं। हमारे आज के कार्यक्रम का विषय है सतर्क रहें, सुरक्षित रहें। आज कार्यक्रम में हमारे प्रश्नों के उत्तर देने के लिए उपस्थित हैं डीसीपी नॉर्थ दीपमाला कश्यप जी। दीपमाला जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। साइबर सिक्योरिटी को लेकर हम बात करें और जैसा कि कार्यक्रम में हमने पहले ही कहा कि विषय है सतर्क रहें, सुरक्षित रहें। आज जीवन जो है वो ज़्यादातर ऑनलाइन हो गया है। सब कुछ हमारे हाथ में है। एक मोबाइल के एक क्लिक पे सब कुछ उपलब्ध हो जाता है। ऐसे में साइबर सिक्योरिटी को लेकर जो सबसे बड़ी चिंता देखने को आती है उसे आप कैसे देखती हैं? मुझे लगता है कि जैसा कि आपने कहा कि हर पहलू हमारा इलेक्ट्रॉनिकली जुड़ा हुआ है जी। चाहे शिक्षा हो, चाहे व्यवसाय हो, चाहे व्यापार हो, चाहे नौकरी हो। पहले हम फिजिकल रनर भेजते थे, लेकिन आज व्हाट्सएप के युग में केवल एक मैसेज भेजते हैं और सारा संदेश हमारा पहुंच जाता है। यदि हम दूसरों को देखना चाहते हैं, वीडियो कॉल के माध्यम से उसे देख भी सकते हैं, बातें भी कर सकते हैं। इससे दूरियां तो कम हुई हैं, लेकिन सिक्योरिटी का खतरा लगातार बढ़ रहा है जी। क्योंकि हमारी एक छोटी सी गलती हमारा बैंक अकाउंट खाली भी कर सकती है जी। इसलिए हमें सोचना पड़ेगा कि हमें किस तरह से अपने आप को इलेक्ट्रॉनिकली सुरक्षित रखना है जी। ये जो ऑनलाइन ठगी होती है, क्या किसी के साथ भी हो सकती है या पर्टिकुलर कोई ऐसी गलती जो आप कोई भी करते हो तो उसकी वजह से हो जाता है? एक्चुअली ऑनलाइन ठगी का कोई क्राइटेरिया नहीं है। ये इसे हम वर्ल्ड वाइड भी कह सकते हैं जी। अमेरिका में बैठा हुआ आदमी इंडिया के आदमी को भी ठग सकता है। अच्छा। यहाँ का बैठा हुआ आदमी अमेरिका के आदमी को भी ठग सकता है। जैसे अगर पिछले दिनों हम एक केस देखेंगे तो यहाँ एक कॉल सेंटर रायपुर कमिश्नरेट ने पकड़ा था जी। यहाँ पर 3 कॉल सेंटर्स चल रहे थे जी। उसमें क्या था कि यहाँ बैठकर लोग फॉरेनर्स को ठग रहे थे जी। तो इसका कोई लिमिटेशन नहीं है। इसमें आप, मैं, बच्चे, बूढ़े सब शिकार हो सकते हैं जी। दीपमाला जी, देखा जाता है कि ना मतलब मैं अपनी बात भी कहूँ तो शॉपिंग करने यदि हम जा रहे हैं और आजकल ऑनलाइन ही बिल मिल जाता है कि आपके मोबाइल पे मैसेज आएगा, उसको आप क्लिक करेंगे तो बिल मिल जाएगा। अभी तो मैं अपनी पर्सनल बात करूँ तो मुझे भी डर लगता है। तो ऐसे कौन कौन से तरीके हैं जिससे ऑनलाइन ठगी हो सकती है? ऑनलाइन ठगी का कोई क्राइटेरिया, जैसा कि मैंने पहले भी कहा, नहीं है। आप यदि बारकोड स्कैन कर रहे हैं तो वो बारकोड जो है वो चेंज हो सकता है। यदि आप किसी से मनी रिसीव कर रहे हैं उस पे भी स्कैम हो सकता है जी। यदि आप किसी फ़ोटो को क्लिक कर रहे हैं तो आपकी पर्सनल जानकारी उस फोटो के जरिए जा सकती है। अच्छा। अगर एपीके की बात करें तो आजकल बहुत सारे एपीके लिंक्स आते हैं, जैसे शादी के आमंत्रण हो गए, बिजली का बिल हो गया, आपके बैंक अकाउंट अपडेट करने का लिंक हो गया। उसमें मात्र लिखा रहता है एक एपीके फाइल, लेकिन हम बिना सोचे समझे कि ये हमारा परिचित व्यक्ति भेजा है उसको क्लिक कर देते हैं जी। जैसे ही उसे क्लिक करते हैं और हम ठगी का शिकार हो जाते हैं। इसके अलावा एक बड़ी समस्या आ रही है डिजिटल अरेस्ट। डिजिटल अरेस्ट में व्यक्ति जो विक्टिम है वो तो मतलब उसे ये डर दिखाया जाता है कि सामने वाला बैंक का अधिकारी है या पुलिस अधिकारी है, सीबीआई का ऑफिसर है, नारकोटिक्स ऑफिसर है। वो किसी ना किसी धोखे में उसके फंस जाता है और मैक्सिमम 1 मंथ तक डिजिटल अरेस्ट का भी केस हमने देखा है, जहां बुजुर्ग दंपत्ति डिजिटल अरेस्ट होकर अपने पैसे लगातार फ्रॉडस्टर को देते रहे। अच्छा। अभी ये दुर्ग में थोड़े दिन पहले का ही मामला है। लगभग 1 करोड़ की ठगी इसी तरीके से हुई। तो कोई भी बैंक अधिकारी, कोई भी पुलिस अधिकारी, कोई भी ऑफिसर इस तरह से कॉल नहीं करता है, ना ही आपको समझ देता है, ना ही नोटिस देता है जी। तो इससे हमें सतर्क रहने की आवश्यकता है जी। सतर्क रहें, सुरक्षित रहें, इस विषय पर हम चर्चा कर रहे हैं और लगातार आरबीआई की ओर से भी और तरह तरह के एड्स के माध्यम से ये सामने आता है, जानकारी दी जाती है, सलाह दी जाती है कि अपना ओटीपी, अपना पिन, अपना सीवीवी नंबर जो है ये आप शेयर किसी के साथ ना करें। इसके बावजूद भी ऑनलाइन ठगी होती है, उसके लिए आप क्या कहेंगी? मैं इसके लिए ये कहना चाहूँगी कि हम जितने भी अवेयरनेस कार्यक्रम
चलाते हैं, लेकिन व्यक्ति कहीं ना कहीं लालच में फंस ही जाता है जी। या तो फिर उसको भय या डर दिखाया जाता है, या तो उसको कुछ ऐसी चीज़ें बताई जाती है जैसे कि आपका KYC अपडेट करना है जी। अब अपडेशन तो सभी चाहते हैं, अगर अपडेशन नहीं करेंगे तो हो सकता है कि उनका मोबाइल बंद हो जाए, तो ये भी एक डर है जी। कभी कभी एक लालच भी रहता है कि आपको इतने का ऑफ़र मिला है, अगर उस ऑफ़र को आप एक्सेप्ट कर लेते हैं तो शायद आपको ज़्यादा पैसे मिल जाएं। इस तरह की भी घटनाएं होती है। उस चक्कर में हम अपने OTP, CVV और पर्सनल डिटेल्स जो कि किसी को शेयर नहीं करना चाहिए, किसी भी अनजान व्यक्ति को शेयर नहीं करना चाहिए, वो शेयर करते हैं। और इसके लिए RBI ने रूल भी बनाया है, यदि आप से इस तरह की ठगी हो जाती है तो 3 दिन के भीतर आपको बैंक में जाके इसकी रिपोर्ट जरूर से करनी है। यदि आपने धोखे से किसी को OTP, CVV या अन्य जानकारी दे दी है और आप ठगी का शिकार हो गए हैं जी, तो उसके बावजूद भी पब्लिक ये देती है। इसके लिए अभी रायपुर कमिश्नरेट में भी साइबर जागृति अभियान चल रहा है, जो कि छत्तीसगढ़ शासन की ओर से 15 अगस्त से लेकर चालू हुआ है 2 अक्टूबर तक। इसमें लगातार एक सेल्फी अभियान है, उसमें हमने क्लियर लिखा है कि OTP किसी को शेयर ना करे, APK फाइल क्लिक ना करे, ऐसी तमाम जानकारियों के साथ हम एक जागरूकता अभियान चालू कर रहे हैं जी। इस सेल्फी अभियान का फायदा ये होगा, यदि एक व्यक्ति एक सेल्फी ले लेता है तो उसको पढ़ेगा और समझेगा और अपने दिमाग में रखेगा कि मुझे OTP शेयर नहीं करनी है, करना है। अगर ये ध्यान में रहेगा तो जिंदगी भर कभी OTP शेयर नहीं करेगा। तो मुझे लगता है इस अभियान में सभी को पार्टिसिपेट करना चाहिए, ताकि उसके मन और मस्तिष्क में ये आ जाए कि मुझे अपनी पर्सनल जानकारी किसी से शेयर नहीं करनी है। देखिए, ये आपने APK फाइल की बात की, कई बार मैसेज, टेक्स्ट मैसेज के थ्रू भी आता है, जैसे आजकल तो चालान भी आ जाता है। ये परिवहन विभाग से जो है वो चालान आ रहा है। इसको कैसे समझें कि ये एक्चुअल गवर्नमेंट की तरफ से आया है, बैंक की तरफ से आया है, या ये ठगी है? एक्चुअली जो ई-चालान है, ई-चालान के नीचे आप देखेंगे जब भी APK फाइल वाला ई-चालान आता है उसमें APK जरूर लिखा रहता है। पर व्यक्ति उसको ई-चालान बस पढ़ता है, APK फाइल नहीं पढ़ता है और क्लिक करता है और उसका फ़ोन तुरंत हैक हो जाता है। और उसके फ़ोन हैक होने से जितने भी उसके कॉन्टैक्ट नंबर्स रहते हैं वो सारे मैसेज पब्लिक को चले जाते हैं या उसके नियर और डियर्स को चले जाते हैं, और जितने लोग उस मैसेज को क्लिक करते हैं सारे के मोबाइल हैक हो जाते हैं। जी। और ये केवल हैकिंग एक नॉर्मल चीज़ नहीं है, एक्चुअली हैकिंग होती है तो पूरा मोबाइल का मिररिंग हो जाता है। जी। उसमें उसकी जितनी भी OTP सारी है वो चले जाते हैं, जितने फ़ोटोज़ गैलरीज में हैं या वीडियोस हैं वो भी वो ले सकता है। तो हमको ध्यान ये रखना है कि यदि टाइपो मिस्टेक भी है तो उसको क्लिक ना करें, किसी भी अनजान नंबर से यदि मैसेज आ रहा है उसको क्लिक ना करें। APK फाइल में ऐसा होता है कि आपका जाना हुआ व्यक्ति ही उसको भेज रहा है। यदि मानो मेरा मोबाइल हैक हुआ है APK के जरिए तो मेरे नाम से आपको मैसेज जाएगा, आप सोचेंगे कि दीपमाला ने मैसेज भेजा, आपने तुरंत क्लिक करना है, तुरंत आप क्लिक करेंगे आपका मोबाइल हैक हो जाएगा। लेकिन वहाँ पर APK लिखा हुआ है, तो APK को आप सेटिंग में जाकर डिसेबल भी कर सकते हैं। तो वो एक तरीका होता है अपनी सेटिंग्स में जाकर अपनी प्राइवेसी सेटिंग्स को अपडेट करने का। तो अगर आप उसको एक्टिवेट कर देते हैं तो कोई भी APK फाइल डाउनलोड करने से पहले एक मैसेज जरूर आएगा, पॉपअप जरूर आएगा कि ये हार्मफुल है। यदि हार्मफुल है तो आप इसे डाउनलोड ना करें, तब हम अलर्ट हो जाएंगे। और ये सेटिंग हम ऑन करते नहीं हैं। व्हाट्सएप में भी एक सेटिंग होती है ऑटोमेटिक डाउनलोड्स, यदि इसको ऑटोमेटिक डाउनलोड्स को बंद कर दें तो कोई भी अनजान व्यक्ति यदि फोटो भेज रहा है या APK फाइल भेज रहा है तो वो डाउनलोड होगा ही नहीं, और डाउनलोड होगा नहीं तो आपका मोबाइल हैक नहीं होगा। इसके लिए 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन व्हाट्सएप में आता है, उसके वो भी बहुत ज़रूरी है। यदि सभी लोग 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन आपके व्हाट्सएप में, यूट्यूब में, ट्विटर में, इंस्टा में सभी में लगा दें। एक्चुअली SBI योनो का जो अकाउंट रहता है उसमें भी 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन की सुविधा रहती है, यदि उसमें भी 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन लगा दें तो आपके ठगी के चांसेस कम हो जाते हैं। बहुत ही कम हो जाते हैं। देखा जा रहा है, जैसे कि आपने पहले भी बताया कि OTP शेयर करने के, मान लीजिए आपने कर लिया या CVV शेयर कर दिया है तो आपको 3 दिन के भीतर आकर बैंक को जानकारी देनी है। मान लीजिए किसी ने कर दिया,
ठीक है, और उसका बैंक अकाउंट खाली भी हो गया, अभी इसके लिए क्या उपाय हो सकता है? एक्चुअली इसका 3 तरीका है जी। यदि आपने OTP शेयर कर दी है तो सबसे पहले हम यही कहते हैं 1930 एक हेल्पलाइन नंबर है साइबर क्राइम का जो MHA से जारी हुआ है। अच्छा। सभी पब्लिक को इसको हमेशा ध्यान रखना चाहिए। यदि कोई ऐसा सस्पिशियस कॉल भी आए या आपने कोई शेयर भी कर दिया है, चाहे APK फाइल क्लिक भी कर दी है जिससे आपका अकाउंट मतलब हैक हो गया है, तो आप तुरंत 1930 पर कॉल करें और अपनी बेसिक जानकारी जो वो मांगता है उसे दें, या साइबर क्राइम रिपोर्टिंग पोर्टल है उस पर आप तत्काल जाएं, वहाँ पर अपनी सारी जानकारियाँ भरें। अगर आप ऐसा करते हैं तो जिस कंडीशन में आपके पैसे गए हैं उस कंडीशन में रुक जाएंगे। अच्छा। यहाँ पर एक चैनल सिस्टम बनाया गया है। यदि मुझसे ठगी हो रही है तो मेरा पैसा हो सकता है कि पहले लेयर में गया हो अकाउंट में, फ्रॉडस्टर ने फिर उसको दूसरे लेयर में ट्रांसफ़र किया होगा, फिर तीसरे लेयर में ट्रांसफ़र किया जी, होगा। जी। यदि हम 1930 को कॉल करते हैं तो वहाँ पर जितने भी स्टेक होल्डर्स हैं, स्टेक होल्डर्स मीन्स जितने भी अपने नोडल एजेंसीज, जितने भी बैंक्स हैं, UPIs हैं, वो सारे के सारे लोग जुड़े हुए हैं। आपका पैसा यदि किसी अकाउंट में जाता है तो वहाँ वो रुक जाता है जी। और उसके वापस आने के चांसेस बहुत रहते हैं। जी, इस विषय पर हम आगे भी चर्चा जारी रखेंगे। वक्त तो चला है दीपमाला जी एक छोटे से ब्रेक का। दर्शकों, मिलते हैं ब्रेक के बाद। एक जमाने से कहानी है सुना रही आकाशवाणी, फिर आया एंटरटेनमेंट का रेवोल्यूशन, जब कोने कोने पहुंचा दूरदर्शन। कहानी नहीं बदली, स्टाइल गया है बदल। जो कहानियां हम सुनते आए, देखते आए, अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल। Download Waves OTT app now and watch for free. दर्शकों, ब्रेक के बाद स्वागत है आपका आपके पसंदीदा कार्यक्रम में जिसका नाम है घर संसार। आज हम जिस विषय पर चर्चा कर रहे हैं वो विषय है सतर्क रहें, सुरक्षित रहें। साइबर सिक्योरिटी को लेकर ये बात की जा रही है आज, और हमारे साथ एक्सपर्ट के रूप में मौजूद हैं DCP दीपमाला कश्यप जी। दीपमाला जी, हम ब्रेक में जाने से पहले बात कर रहे थे कि यदि किसी ने शेयर कर भी दिया तो कैसे आएगा, कितना टाइम लिमिट होना चाहिए यदि ऐसा कुछ हो जाता है घटना, क्योंकि मनुष्य तो गलतियों का पुतला है ना। इसमें तो सबसे अच्छा है एक गोल्डन रूल्स होता है जिसको हम लोग हमेशा जब भी अवेयरनेस कार्यक्रम होता है पब्लिक को हम समझाते हैं। आप जितने जल्दी समझ जाएं कि आपके साथ ठगी हुई है, आप तत्काल कॉल करें जी। और इसका कोई क्राइटेरिया या लिमिट नहीं रहता है। ये कैसे पता चलेगा? एक्चुअली क्या होता है कि यदि हमको टैक्स आ रहा है, टैक्स मैसेज आ रहा है, जो भी बैंक के ट्रांजैक्शन होते हैं वो टैक्स मैसेज के जरिए ही होते हैं, या कुछ OTP लगातार आ रही है, तो इससे समझ जाना चाहिए कि हमारा मोबाइल हैक हुआ है और OTP हमने तो जनरेट की नहीं जी, किसी और ने की है। तो हो सकता है ये OTP उसने जनरेट कर रहा हो और वो वहाँ जा रही हो जी। तो इसको ध्यान देना चाहिए। दूसरा, यदि हमारे मोबाइल पे यदि टावर ऐसा लगता है कि मोबाइल डेड हो गया है, कॉल नहीं लग रहा है, तब भी हमको सतर्क हो जाना चाहिए और तत्काल दूसरे फ़ोन से नोडल एजेंसी जो भी है, एयरटेल, जियो, उसके कॉल करना चाहिए, या तो अपने परिवारजन का मोबाइल देखना चाहिए कि उसमें नेटवर्क है, मेरे मोबाइल पे नेटवर्क नहीं है, तो मेरे मोबाइल में नेटवर्क नहीं होने का क्या कारण है। अच्छा, तो इससे आप समझ सकते हैं कि आप संभवतः ठगी का शिकार हो गए हैं। अच्छा, और अनजान कॉल, मैसेज ये आना तो सबसे बड़ा अलार्मिंग है जी। आप जब ऐसी सिचुएशंस आती है तो आपको थोड़ा सा ध्यान देना चाहिए कि अभी थोड़ी देर पहले किसी ने मुझे कॉल किया था, वो अनजान ही था, तो इससे भी आप अंदाजा लगा सकते हैं कि संभवतः आप ठगी का शिकार हो सकते हैं। अब आते हैं शिक्षा की ओर, क्योंकि आजकल शिक्षा भी जो है वो ऑनलाइन ही हो गई है, और गेमिंग भी। बच्चों के हाथ में मोबाइल, यानी कि सिर्फ वो पढ़ रहे हैं ऐसा नहीं है ना, बहुत कुछ चीज़ें हैं और बहुत सारी चीज़ें बच्चों को विजिबल हो चुकी हैं, बच्चे देख रहे हैं, गेमिंग करते हैं। ऐसे में भी उनके साथ भी कुछ ऑनलाइन ठगी होती है, वो किस प्रकार की होती है और उससे किस प्रकार बचा जा सकता है? शिक्षा, जब से कोविड आया मुझे लगता है कि हम छोटे छोटे बच्चों को भी हम मोबाइल सेट दे दिए। हमें एंड्रॉयड मोबाइल चलाना नहीं आता था, लेकिन हमारे बच्चे एक्सपर्ट हो गए हैं एंड्रॉयड मोबाइल चलाने के लिए। यदि हम देखें तो ऐसा लगता है कि हमसे ज़्यादा एक्सपर्ट हमारे बच्चे हैं, पर हम उसको प्रॉपर तरीके से ध्यान नहीं देते हैं,
पेरेंटल कंट्रोल पर ध्यान नहीं देते हैं, स्क्रीन टाइमिंग पर ध्यान नहीं देते हैं। हमारे पास मोबाइल में सब सुविधाएं उपलब्ध हैं। यदि आप नेट प्रोटेक्टर डालते हैं तो आपको एक पेरेंटल कंट्रोल का भी ऑप्शन मिलता है कि आप किस साइटों को ब्लॉक कर सकते हैं जिसे बच्चा ना देखे। साथ में आप स्क्रीन टाइम के आवर्स देख सकते हैं कि आपका बच्चा स्टडी के लिए कितने देर मोबाइल का उपयोग कर रहा है या अन्य चीज़ों के लिए कितने देर मोबाइल का उपयोग कर रहा है। इससे आप उसे कंट्रोल कर सकते हैं। चूँकि बच्चे एक्चुअली इतने एक्सपर्ट हो चुके हैं कि वो प्ले स्टोर पर जाते हैं, नए नए गेम्स डाउनलोड करते हैं, और अभी मैंने देखा कुछ केसेस में कि उसमें जो गेम्स रहता है उसमें चैटिंग की सुविधा भी होती है। जो अनजान व्यक्ति है आपके बच्चे से चैट कर रहा है और आपको पता भी नहीं चलता है कि आपका बच्चा उसकी चैटिंग में फंसा हुआ है, और आप उस पर ध्यान इसलिए भी नहीं देते कि आपको लगता है कि बच्चा मोबाइल देख के पढ़ाई कर रहा है जी। तो मुझे लगता है कि उसके एक्टिविटी, बच्चे की जो एक्टिविटी रहती है थोड़ी बहुत परिवर्तित हो जाती है, उसकी मानसिक स्थिति भी थोड़ी बहुत परिवर्तित हो जाती है। तो जो भी पेरेंट्स है उसको बच्चे को मोबाइल देते समय बच्चों की एक्टिविटी पर, पेरेंटल कंट्रोल पर और स्क्रीन टाइम पर अवश्य रूप से ध्यान देना चाहिए। यदि हम सोशल मीडिया की बात करें तो बच्चे सोशल मीडिया पे भी अपना अकाउंट बना लेते हैं और ऐसे में पिक्चर्स साझा की जाती हैं एक दूसरे से, तो वो कितना सुरक्षित है और उसके लिए यदि ये सुरक्षित नहीं है तो किस किस प्रकार की प्रॉब्लम्स आ सकती हैं? एक्चुअली अभी थोड़े दिन पहले ही एक केस आया था जी। एक यहीं के स्कूल का केस था। उसमें एक लड़की ने एक ग्रुप बना दिया था, इंस्टाग्राम में एक चैट ग्रुप था उसकी एडमिन वो स्वयं थी। लेकिन अगर देखा जाए तो वो बुली कर रही थी दूसरी लड़की को जो कि स्कूल की टॉपर है। एक्चुअली बुली इसलिए किया जा रहा था कि उसका ये सोचना था कि उसे भी स्कूल में बुली किया जाता है तो मैं इस टॉपर को बुली करूं। उसने एक खुद का एडमिन रखते हुए एक ग्रुप क्रिएट किया और स्क्रीनशॉट लिए और स्क्रीनशॉट लेकर उस संबंधित लड़की को दे दिया कि ये लड़का आपसे, आपके बारे में ऐसी ऐसी बातें कर रहा है। फिर उसका पूरा इन्वेस्टिगेशन किया गया, स्कूल में प्रिंसिपल तक, उसके पेरेंट्स तक बात गई, तब पता चला कि लड़की ने स्वयं ही क्रिएट किया था। तो बच्चों के पास अभी ऐसा कोई लिमिट नहीं है कि वो मोबाइल का सदुपयोग या दुरुपयोग करते हैं। तो इसके लिए हमें पेरेंटल कंट्रोल और वॉच रखना बहुत ही ज़रूरी है कि बच्चे की एक्टिविटी क्या है। यदि उनकी एक्टिविटी में चेंज होता है तो निश्चित तौर पर कुछ ना कुछ प्रॉब्लम ज़रूर है। हम उसके फ्रेंड बनकर उससे बात करें, ना ही उसे दोष दें। यदि हम उसको काउंसलिंग करेंगे, बात करेंगे तो ज़रूर से उन्हें समझा सकते हैं कि जो गलत चीज़ें हैं वो गलत होती हैं जी। बात अब बुज़ुर्गों की करते हैं, जैसे जो घर के बड़े बुज़ुर्ग हैं उनको लेकर यदि हम देखें तो वो अब पेंशनर हैं या फिर तुरंत रिटायर हुए होते हैं तो उनके पास बहुत सारे जीपीएफ फंड्स वगैरह कुछ कहीं कहीं से कुछ अच्छी खासी रकम रहती है, लेकिन अवेयरनेस ना होने की वजह से, सतर्कता ना होने की वजह से, जागरूकता ना होने की वजह से कभी कभी उनके साथ भी ऑनलाइन ठगी और कभी कभी क्या कहें ज़्यादातर उन्हीं के साथ ऑनलाइन ठगी हो जाती है। तो उनके अंदर जागरूकता कैसे लाएं? एक्चुअली में अभी हम देख रहे हैं कि बुजुर्ग ही साइबर ठगी के शिकार ज़्यादा हो रहे हैं। एक्चुअली वो एकांत रहते हैं, मोबाइल टेक्नोलॉजी जो है वो उनका ज़्यादा उपयोग उनको आता नहीं है जी। फिर भी यदि कोई कॉल आ रहा है तो वो भयभीत हो जाते हैं कि हमारे साथ कुछ गलत ना हो जाए और उसके चक्कर में ही वो ठगी का शिकार होते हैं। डिजिटल अरेस्ट के जितने बड़े मामले आए हैं उसमें आप देखेंगे तो बुजुर्ग ही उसके शिकार हुए हैं। यदि हम अपने बुजुर्गों को अकेला रखते हैं तो कुछ साइबर अवेयरनेस के बारे में उन्हें ज़रूर बताना चाहिए, जैसे कि OTP, CVV, अपने पर्सनल क्रेडेंशियल्स जो हैं वो किसी भी अनजान व्यक्ति को ना दें। यदि कोई कॉल भी कर रहा है तो पहले उसके को वेरिफिकेशन अपने बच्चों से ही करें जी। बातें करें कि ये कॉल आया था, इस पर क्या करना है, और समय समय पर जो भी ठगी के तरीके रहते हैं उन्हें बताना चाहिए कि इस तरह से आप ठगी से बच सकते हैं और ये ठगी इस तरह से हो रही है। तो ऐसे में उनको एक अवेयरनेस रहेगी और कोई भी अननोन कॉल, अननोन चीज़ों से वो बचे रहेंगे जी। घर की महिलाओं की भी बात करें, घर की क्या तो कामकाजी महिलाएं भी हैं, ऑनलाइन शॉपिंग बहुत चल रही है आजकल। तो ऑनलाइन शॉपिंग के इस दौर में ऑनलाइन ठगी कैसे हो जाती है और उससे कैसे बचा जा सकता है, वो भी आप हमारे दर्शकों को बताएं।
महिलाओं के साथ ऑनलाइन ठगी तो एक कॉमन चीज़ हो गई है, ऐसे मैं ये कहूँगी, क्योंकि ऑनलाइन शॉपिंग की इतनी वेबसाइट्स आ चुकी हैं, इतने ऐप्स आ चुके हैं जिसका उपयोग हम फ्रिक्वेंटली करते रहते हैं जी। यदि देखा जाए तो हम क्या करते हैं, यदि हमारा अमेजॉन से या फ्लिपकार्ट से एक गलत सामान आ गया तो हम क्या करते हैं, गूगल सर्च करते हैं। गूगल सर्च में क्या करेंगे, हेल्पलाइन नंबर ऑफ फ्लिपकार्ट, आप वहाँ से गूगल सर्च निकालेंगे और एक नंबर आएगा, आप उस पर कॉल करेंगे, वो 101% फ्रॉडेस्टर का नंबर होगा। इसको हेल्पलाइन फ्रॉड कहते हैं जी। हमारी भाषा में हम लोग इसका नाम दिए हैं हेल्पलाइन नंबर फ्रॉड। जैसे ही उस पर कॉल किया जाता है तो जो फ्रॉडेस्टर रहता है वो प्रार्थी को किसी न किसी तरीके से अपने इन्फ्लुएंस में ले लेता है और उसके बाद उसे ठगी का शिकार बनाता है। जब भी रिसीविंग के नाम से कोई बार कोड वगैरह आता है उसे कभी भी एक्सेप्ट नहीं करना चाहिए, आपके पैसे वो कभी नहीं लेता है जी। तो इसको भी हमको यूपीआई के लिए हमें ये ध्यान रखना चाहिए। और यदि आपको शॉपिंग करना ही है, आपने प्ले स्टोर से तो ऐप डाउनलोड किया है, निश्चित तौर पर उस ऐप में नीचे में जाएंगे तो अबाउट अस या हेल्पलाइन नंबर्स की लिस्ट होती है, 3 डॉट रहते हैं, उसको क्लिक करिए, आप नीचे जाएंगे, देखेंगे कि आधिकारिक नंबर वहाँ पर मौजूद रहते हैं। उसके बावजूद भी हम कहाँ सर्च करते हैं, गूगल में सर्च करते हैं, जो कि फ्रॉडेस्टर ने चेंज कर दिया है वो नंबर को। इसको सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन कहते हैं। वहाँ से नंबर चेंज हो जाते हैं और तभी हम ठगी का शिकार होते हैं जी। तो हमें इसके लिए केवल आधिकारिक वेबसाइट या ऐप पर जाकर वहाँ से नंबर निकाल कर ही कॉल करना चाहिए। कई बार हम ऐसा सोचते हैं कि मेरे साथ क्या होगा, मैं मतलब मुझे तो कोई नहीं ठग सकता, मैं तो बहुत सतर्क रहता हूँ, तो क्या ये सही है एटीट्यूड? नहीं, ठगी का शिकार कोई भी हो सकता है। यहाँ पर CJI भी ठगी का शिकार हुए हैं जी। ऐसा आप नेट में सर्च करेंगे तो पता चल जाएगा। उनको एक फर्जी मेल आया था, फर्जी मेल तो नहीं कहना चाहिए, पहली प्रथम दृष्टया एक्चुअली में उनको उनके दोस्त की तरफ से ही मेल आया था, उसमें केवल एक टाइपो मिस्टेक थी और उनसे उनके फ्रेंड ने पैसों की डिमांड की थी और वो ये बोले कि मैं कॉल नहीं कर सकता हूँ, मैं बहुत इमरजेंसी में फंसा हूँ, मेरे बच्चे का एक्सीडेंट हो गया, आप 50,000 रुपये यहाँ ट्रांसफ़र कर दिए। CJI महोदय ने भी पैसे ट्रांसफ़र किए और वो ठगी का शिकार हुए। ये किसी के साथ भी हो सकता है। ये किसी के साथ भी हो सकता है। बहुत वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों की भी ऐप भी हैक हुई है। जी। आप हमें देखते होंगे कि हमारी ऐप भी हैक हो गई है, इस पे कोई भी अगर पैसे की डिमांड करता है तो आप इसका जवाब ना दें, तो ऐसा कहीं नहीं है। दीपमाला जी, बस सतर्कता, सुरक्षित रहने का और सावधानी बरतने के लिए आप हमारे दर्शकों को क्या सुझाव देंगी? सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है अननोन फ़ोन कॉल्स, अनजान व्यक्ति, अनजान चीज़ें, ये सभी अगर हम चाहते हैं कि हम इनसे बात नहीं करते, हम रोड चलते तो इनसे बात नहीं करते ना अनजान व्यक्ति से, तो हम इलेक्ट्रॉनिकली ही अनजान व्यक्ति से क्यों बात करें? जी। तो अनजान चीज़ों से हमें दूर रहना चाहिए। अपने पर्सनल क्रेडेंशियल जैसे CVV, OTP, बैंक डिटेल्स और अन्य जानकारी जैसे लाइव लोकेशंस वगैरह, हम कहीं ट्रैवल करते हैं, जाते हैं, अपना लाइव लोकेशंस डाल देते हैं, उन सारी चीज़ों से भी बचना चाहिए, ये शेयर नहीं करना चाहिए। थर्डली मैं ये बोलूँगी, यदि आपको लगता है कि आपको कोई भी अननोन व्यक्ति कॉल कर रहा है, मैसेज कर रहा है या आप ठगी के शिकार हो गए हैं, तत्काल 1930 या साइबर क्राइम रिपोर्टिंग पोर्टल में ज़रूर से कॉल करें, मैसेज करें, ताकि आप ठगी से बच सकें। ये बहुत ही अच्छी जानकारी दी आपने दीपमाला जी। आप हमारे स्टूडियो में आई, आपने इतनी अच्छी जानकारी दी, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। दर्शकों, सतर्क रहें, सुरक्षित रहें। इस विषय को ही यदि हम समझ जाएं तो सतर्कता, जागरूकता और सावधानी, ये तीनों हमारे जीवन में आ सकती है और साइबर क्राइम से हम बच सकते हैं। इसी वक्तव्य के साथ कीजिए अगले कार्यक्रम की थोड़ी सी प्रतीक्षा, थोड़ा सा इंतजार, स्वीकार कीजिए हमारा नमस्कार।